हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और जो आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, साइलेंट फीचर ऑफ डिज़ाइन एक्ट 2000। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, डिज़ाइन अधिनियम 2000 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो डिज़ाइन अधिनियम 1911 के अधिनियम के बाद से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी प्रोग्रेस हुई। ये महसूस किया गया कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के प्रोटेक्शन के लिए कानून की, लॉ की और ऐसे इफेक्टिव लॉ के प्रोटेक्शन की आवश्यकता है ताकि डिज़ाइन का प्रोटेक्शन किया जा सके। अधिनियम न केवल उत्पादों के लिए नए और मूल डिज़ाइनों के निर्माण को भी बढ़ावा देता है, बल्कि इसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्ट ओनर द्वारा रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का उपयोग करते हुए समयबद्ध मोनोपोली राइट देकर प्रतिस्पर्धा के कंपटीशन के इंटरेस्ट को बैलेंस करना भी है। अगर हम ओनर के डिज़ाइन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे, तो ओनर अपने डिज़ाइन को लेकर कभी भी सेफ महसूस नहीं करेगा। इसीलिए डिज़ाइन एक्ट में पहला एम रखा गया कि ओनर के डिज़ाइन का उपयोग को क्या करें, हम इस तरीके से प्रोटेक्शन दें कि उसको वो क्या करे कि वो एक तरीके से सुरक्षित अपने आप को महसूस करे और अच्छे से अच्छे वर्क को लाया जा सके। तो नेक्स्ट आपको देखते हैं कि साइलेंट फीचर क्या था डिज़ाइन एक्ट का। तो 2000 के डिज़ाइन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं जो थी वो निम्नलिखित थी। यह लेख और डिज़ाइन की परिभाषा के दायरे को बढ़ाता है और मूल की परिभाषा को पेश करता है। तो ये जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल्स के बारे में और डिज़ाइन के बारे में है कि कौन से ओरिजिनल चीज़ें हैं, कौन सा ओरिजिनल डिज़ाइन है, किस आर्टिकल का डिज़ाइन है, और बताता है कि अगर कोई प्रायर में पहले से पब्लिकेशन हो चुका है उसको भी ये इंक्रीज़ कर देता है। तो इसमें अन्य अधिकारों और परीक्षकों के कर्तव्यों के नियंत्रण की शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधान भी शामिल हैं। तो जो कंट्रोलर है, जो वो क्या कर सकता है, अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है, वो भी प्रोविज़न दिए गए हैं। जो गैर रजिस्टर्ड डिज़ाइन हैं उनकी पहचान के प्रावधान शामिल किए गए हैं। जिन डिज़ाइनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको भी हम पहचान सकते हैं। डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन से पहले आवेदन के लिए क्या करना चाहिए, जो सब्स्टिट्यूट होगा वो पहले से एप्लीकेशन दे देगा कि ये डिज़ाइन का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर हम उस डिज़ाइन को सब्स्टिट्यूट, उसको ओरिजिनल डिज़ाइन को हटा रहे हैं, उसके स्थान पर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो वो भी हम बता देंगे कि ये सब्स्टिट्यूट में ये मैंने दिया है। ये भारतीय वर्गीकरण के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जाने वाली वर्गीकरण प्रणालियों को पेश करता है। तो अब इंटरनेशनल लेवल को भी इंक्रीज करता है डिज़ाइन एक्ट। इसमें कंप्यूटर पे डिज़ाइन के रजिस्टर को बनाए रखने का भी प्रावधान है। इसमें जितने भी डिज़ाइन हैं सारे के सारे जो लैप्स हो गए हैं वो भी बताया गया है कि लैप्स क्यों हुए हैं, उसका भी रीज़न बता दिया गया है। अगर कोई अपील करनी होगी तो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के समक्ष नियंत्रण के आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय आप अपील कहाँ करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे। अगर कंट्रोलर से आप दुखी हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय। तो और क्या क्या चीज़ें हैं, ये पंजीकृत डिज़ाइन के 2 साल की गोपनीयता की अवधि को रद्द करता है। पहले जो पंजीकृत डिज़ाइन होता था उसकी केवल 2 साल तक कॉन्फिडेंशियल थी, वो बाद में अपने आप कैंसिल हो जाता था। तो अब इस तरीके की चीज़ें समाप्त कर दी गई हैं। यह पंजीकृत डिज़ाइन में अधिकार के ट्रांसफ़र के लिए किसी भी दस्तावेज के अनिवार्य पंजीकरण के लिए प्रदान करता है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है जिससे रजिस्टर्ड डिज़ाइन हो जाए तो आपको प्रूफ करके देना पड़ेगा कि हम अपने राइट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आगे मैं बताऊंगी। अगर कोई आप डिज़ाइन को कैंसिल कर रहे हैं तो उसका आप अलग से क्या करें, एक एडिशनल बेस प्रेजेंट करेंगे और उच्च न्यायालय के समक्ष, नियंत्रण के समक्ष रद्दीकरण कार्रवाई शुरू करने का प्रावधान है कि आप कंट्रोलर के समक्ष नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट के पास जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कैंसिलेशन प्रोसीडिंग कर रहे हैं, और पूरी कैंसिलेशन प्रोसीडिंग को बताएंगे कि क्यों डिज़ाइन को कैंसिल किया जा रहा है। अगर कोई पंजीकृत डिज़ाइन का वायलेशन करता है, इन्फ्रिंजमेंट करता है, तो उसकी पेनल्टी को बढ़ाया गया है। उसको क्या किया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा अगर वो डिज़ाइन को चोरी कर रहा है या आपके डिज़ाइन से मिलता जुलता डिज़ाइन बना रहा है। तो और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, किसी भी न्यायालय में शुरू की जाने वाली उल्लंघन की कार्यवाही में बचाव के रूप में रद्द करने के आधार के प्रावधान शामिल हैं जो जिला न्यायाधीश के न्यायालय के नीचे नहीं है। इसका मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, जो जिला न्यायाधीश के होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, वही प्रोविजन क्या कर सकते हैं, कैंसिलेशन का सुन सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे किसी को राइट नहीं है कि इन्फ्रिंजमेंट की कार्यवाही सुन सके। ये पंजीकरण अवधि की 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर रहा है। पहले जो था डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन केवल 5 साल होता था, अब 10 साल हो गया। उसके बाद फिर 5 साल की अवधि को हम और बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब
15 साल आप डिज़ाइन को रखेंगे, उसके बाद अगर इंक्रीज़ करना होगा तो दोबारा नई प्रोसीडिंग शुरू करनी होगी। इसमें यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल देशों के अलावा अन्य कन्वेंशन देशों और देशों के समूह या अंतर सरकारी संगठनों से संबंधित देशों को प्राथमिकता देने के प्रावधान भी शामिल हैं। इसका मतलब जो अदर कंट्री हैं, कन्वेंशन कंट्रीज़ हैं, उनको भी क्या किया जाएगा, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड किंगडम है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, उनको भी हम इंक्रीजमेंट दे रहे हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन अपने रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसमें संविदात्मक लाइसेंस में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के नियंत्रण के लिए कुछ प्रतिबंधात्मक शर्तों से बचने के प्रावधान शामिल हैं। देखिए, एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट को पूरी तरह से रोक लगाई गई है कि आप कभी कंपटीशन लॉ का वायलेशन नहीं करेंगे। अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी लाइसेंस मिला हुआ है तब भी आप क्या करेंगे, सारी गाइडलाइन का फॉलो करेंगे जो डिज़ाइन एक्ट में दी गई है। इसमें भारत की सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान है। अगर कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाया गया है इंडिया के लिए तो उसमें भी प्रोविज़न दिया गया है कि उसकी सुरक्षा के लिए इसमें स्पेशल प्रोविज़न रखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिज़ाइन एक्ट 2000 की कैरेक्टरिस्टिक बताई है। प्लीज़ लिसन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक